हेलो स्टूडेंट। परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आज आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ है ये रेडिएशन फील्ड की, रेडिएशन क्वांटिटीज़ एंड रेडियो बायोलॉजी। पार्ट 1 है। रेडियो बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम उसको 2-3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, बट आज के चैप्टर में बेसिकली रेडिएशन क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 16। ये हम सभी जानते हैं कि रेडिएशंस आर हैजार्डस। रेडिएशन जो है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, रेडिएशन से जब भी हम इस फील्ड में बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं और बॉडी को आयोनाइज करते हैं, या किसी भी मटेरियल से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको आयोनाइज करते हैं। तो ये रेडिएशन जब हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो बॉडी का हम जानते हैं सेल है, सेल को ये डैमेज करते हैं और उसके द्वारा ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं और उसको कितनी हम एक्सपोजर दे रहे हैं बॉडी को, ये जो नॉलेज है ये हमें होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम जो भी रेडिएशन वर्कर रेडिएशन फील्ड में जो काम कर रहा है, अगर हमें ये नॉलेज है कि इतने रेडिएशन डोज से ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है तो हम उस रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। काम इस प्रकार करें कि पर्सन को, चाहे वो रेडिएशन वर्कर हो चाहे वो पेशेंट हो, उसको कम से कम रेडिएशन डोज मिले। इसका नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है कि कितने डोज पे क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात करें अलग अलग रेडिएशन फील्ड्स की, अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्र की बात करें जिसमें रेडिएशन डोज मिलती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जिसमें लार्ज सोसाइटी के लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है उनको रेडिएशन डोज मिलती है, वो है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सरे करवाए जाते हैं बॉडी पार्ट्स के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। तो उसमें पेशेंट्स को रेडिएशन डोज लगता है, लेकिन वो रेडिएशन इतना कम होता है कि उससे कोई भी रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। कम से कम इमीडिएट इफेक्ट और शॉर्ट पीरियड में वो अपीयर नहीं होता। इमेजिंग टेक्निक्स में हमने देखा है कि उसमें भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कोई ऑब्जर्व नहीं होता है। इसके बाद में आती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो स्टडी होती है किसी भी बॉडी पार्ट की, बॉडी के ऑर्गन की, उसके अंदर डोज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो सी आर्म को यूज़ किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन करने में, जिसमें कंटिन्यूस रेडिएशन ऑन रहता है, तो इसमें ये संभावना होती है कि अगर मान लो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाए, प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाए, तो पेशेंट्स को हाई डोज मिल सकती है और कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट डेफिनेटली वो जो इफेक्ट है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं होते, इमीडिएटली पता नहीं चलते। इट टेक्स सम टाइम, फ्यू वीक्स के बाद पता चलेंगे वो इफेक्ट्स। अब जब बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिएशन कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है, और जब कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है तो उसकी रेडिएशन की यूनिट क्या है, हम उस रेडिएशन को मेजर कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस है हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। और जब हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ रेडिएशन, टाइप ऑफ टिश्यू, जो रेडिएशन जिस टिश्यू को मिल रहे हैं, और जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो रेडिएशन मिल रहा है पर्सन को, वो एक्यूट है या क्रोनिक एक्सपोजर है। एक्यूट का मतलब है हाई डोज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब है लो डोज इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो रेडिएशन वर्कर हैं उनको बहुत थोड़ी थोड़ी डोज मिलती है और उनको लाइफ टाइम डोज मिलती है। इसका क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब यह है। और जो जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज विथ वेइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वेइंग फैक्टर्स क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे उसको। अब सबसे पहले आता है टाइप ऑफ रेडिएशंस। कितने तरह के रेडिएशंस होते हैं? रेडिएशन से हम बात कर रहे हैं यहाँ आयोनाइजिंग रेडिएशन की। टू टाइप्स के होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। वन इज इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्स और गामा रेज होती हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हाई एनर्जी की रेज होती हैं ये। और किस तरह से ये मीडियम से इंटरेक्ट करती हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, इस तरह से ये इन तीनों प्रोसेस के थ्रू ये अपनी एनर्जी मीडियम में डिपॉजिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स। These are, we know, neutrons uncharged particles होते हैं, but they produce ionization in the medium. They produce hazard also. तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं और प्रोटॉन्स को जो एनर्जाइज करते हैं। प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल और वो प्रोटॉन जो है मीडियम से इंटरेक्ट करता है। अगर बॉडी है तो बॉडी से वो इंटरेक्ट करेगा और वहां पे सेल से इंटरेक्ट करेगा और डैमेज प्रोड्यूस करेगा। दूसरे तरह के जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है दोज आर डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो चार्ज पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, फिशन फ्रैगमेंट हैं इन पावर प्लांट के अंदर, ये चार्ज पार्टिकल हैं जो जब बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में और अपनी एनर्जी उस पाथ पे डिपॉजिट करते हैं। दोनों तरह के जो रेडिएशंस है, चाहे वो इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग और चाहे वो डायरेक्टली आयोनाइजिंग, ये अपनी एनर्जी जो है कुछ पार्ट या फुल एनर्जी, ये जब बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी एनर्जी उस मैटर को ट्रांसफर करते हैं। अब जब रेडिएशंस जब इंटरेक्ट करते हैं बॉडी से तो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जिसके द्वारा हम उसको डिफाइन करते हैं कि क्या किस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। फर्स्ट जो रेडिएशन क्वांटिटी है दैट इज कर्मा, KERMA। इसकी फुल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास। इट इज डिनोटेड बाय K। एंड जब रेडिएशन बॉडी से इंटरेक्ट करता है या मीडियम से इंटरेक्ट करता है, फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू मीडियम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो ऑल चार्ज पार्टिकल्स हैं जो रिलीज होती है, जो मटेरियल को ट्रांसफर हो रही है, उसको अगर हम सम करें तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ जूल, बिकॉज एनर्जी है तो उसको जूल के अंदर अगर हम करें, और अगर हम MKS पद्धति में लें तो 1 kg मास के अंदर कितनी एनर्जी इनिशियली रिलीज हुई है, दैट इज नोन एज कर्मा। एंड इट इज डिफाइंड एज, आपने देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी DE by E ट्रांसफर बाय DM इज ए स्मॉल मास। तो कर्मा एंड दिस एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रे, GRAY, ग्रे, शॉर्ट में इसको GY लिखते हैं। एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg, ये एनर्जी होती है। और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी पॉइंट के ऊपर, वो जरूरी नहीं है उसी बिंदु के ऊपर डिपॉजिट भी हो। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट देन एंड डिपोजिशन ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट। तो जिस मास में, एक स्मॉल जो मास है DM और वॉल्यूम है DV, उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इट इज डिफरेंट देन द एनर्जी डिपॉजिटेड इन दैट मास। डियर स्टूडेंट्स एंड फेलो मेंबर्स जो भी ये इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो मेरे सारे लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे द्वारा लिखित एक बुक है, हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स बाय डॉक्टर देवेश गुप्ता। ये एक गाइड बुक है रेडिएशन प्रोफेशनल्स के लिए, और इसमें जो डिप्लोमा धारक हैं, जो रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं या डिग्रीधारी हैं, उनसे संबंधित पूरा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का सिलेबस इसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में और इजी लैंग्वेज में दिया गया है। इवन ये जो बुक है, ये बुक हमारी जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, जो रेडियो डायग्नोसिस में पीजी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, और जो एमडी रेडियो थेरेपी में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ से बहुत ही यूजफुल बुक है। ये इस बुक के बारे में कुछ डिटेल्स अगर देखनी है तो आप मेरी इस वेबसाइट पे जाइए, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स मेंशन है, www.drdeveshgupta.com। इस पे आप जाके आप इस बुक के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। और मेरा जो ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, वो है contact.drdeveshgupta@gmail.com। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस बुक के बारे में डिटेल में देखिए, और आपको ये यूज़फुल, और मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको सुनिए और उसको इस बुक से कोरिलेट करिए, आपको और ज़्यादा डिटेल में इस बुक में मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो कर्मा की जो यूनिट है वो ग्रे है, और SI यूनिट इसकी ग्रे है, 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर केजी। और जब अगर मीडियम अगर एयर है तो जो कर्मा है इट इज कॉल्ड एज एयर कर्मा। और एयर कर्मा जो है वो एक्स और गामा रेज और न्यूट्रॉन्स जो इनडायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उनके लिए हम एयर कर्मा वर्ड को यूज करते हैं। एंड टोटल कर्मा जो एनर्जी ट्रांसफर टू मीडियम है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्मा, कोलिजन कर्मा एंड रेडिएशन कर्मा। जो उससे इंटरेक्ट करके जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज कोलिजन कर्मा, और जो रेडिएशन के रूप में उसमें जो ट्रांसफर हो रही है दैट इज transfer radiation, K radiations. Now, related to karma, there are few points to be remember or useful point है. Karma may be defined in any material. Karma is defined for indirect ionizing radiation, basically photons and neutrons. And kinetic energy is transferred to secondary particles that do not necessarily, मैंने आपको पहले बताया था, spend their energy in the volume dV. where they are liberated. जब रेडिएशन इंटरेक्ट करता है उस पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट वहां जो सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो हो रहा है, आयोनाइजेशन जिससे जो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, वो मूव करते हैं बॉडी के अंदर या मीडियम के अंदर, और वो अपनी फर्दर आयोनाइजेशन के द्वारा वो अपनी एनर्जी डिपॉजिट करते हुए जाते हैं। तो कर्मा इज डेफिनेटली जो is not the energy deposited at that time, it is the energy transferred at that particular volume or particular point. सेकेंड, इसमें जो रेडिएशन क्वांटिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो है एक्सपोजर। हम रूटीन की भाषा में जो रेडिएशन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो काम करते हैं, एक्सरे मशीन से जो एक्सपोजर होता है, इट इज़ द सेम एक्सपोजर। एंड जब एक्सपोजर होता है एयर के अंदर तो चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्रिएट होते हैं, उनको अगर हम सम करें और उसको स्मॉल मास जिसके अंदर ही क्रिएट हो रहे हैं, तो चार्ज अपॉन मास इज द एक्सपोजर। तो when it is completely stopped in air, x is equal to dq by dm. उस पर्टिकुलर डेल्टा dm, डेल्टा m is a small mass and q is the charge. तो जो स्मॉल चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है उस मास के अंदर, इसका जो रेशियो है दैट इज एक्सपोजर।
एंड SI यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज, देखिए आप, DQ इज ए चार्ज, DM इज ए मास। चार्ज का यूनिट होती है कूलम, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो SI यूनिट इज कूलम पर केजी। एंड प्रैक्टिकली एक्सपोजर जो इसकी जो यूनिट यूज की जाती है दैट इज रोंजन। एंड रोंजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्स और गामा रेडिएशन, ये इसकी डेफिनेशन है, दैट वुड लिबरेट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ आइदर साइन in 1 cc of air in STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अगर वो एयर है 1 cc में जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली जब रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा तो जहां वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों प्रकार के चार्ज उस वॉल्यूम में डिपॉजिट क्रिएट होंगे। तो जो लिबरेट हो रहे हैं वो दोनों प्रकार के चार्ज हो रहे हैं उसके अंदर। एंड 1 रोंजन इज इक्वल टू 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज liberated per cc of air at STP, and that is equal to 2.58 into 10 की पावर -4 कूलम पर kg of air। रोंजन जो है इट इज डिफाइंड फॉर एयर, ओनली फॉर एयर, इसलिए हम एयर को, मैंने वर्ड को यूज किया है। लिमिटेशन एक्सपोजर जो हमने डिफाइन किया है, इसकी लिमिटेशंस है अकर इन एयर ओनली, और ये सिर्फ एक्स और गामा रेडिएशंस के लिए ही एक्सपोजर का वर्ड का यूज किया जाता है। एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज मोर देन 3 MeV, देन एक्सपोजर कैन नॉट बी डिफाइंड। द रीजन इज, जो इक्विलिब्रियम रीजन है उस एयर के बेल्ट के अंदर हमें एक इक्विलिब्रियम रीजन चाहिए, उसको हम आगे इसको और डिफाइन करेंगे। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम प्रैक्टिकली उस इक्विलिब्रियम रीजन को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हाई एनर्जी के अंदर वी कैन नॉट डिफाइन एक्सपोजर। इसके अंदर हमें कम से कम 3 से 4 मीटर एयर थिकनेस चाहिए फॉर हाई एनर्जी फोटॉन्स। और 1 आर को अगर हम रोंजन को अगर हम करस्पॉन्डिंगली अगर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो एक आयन को प्रोड्यूस करने के लिए 34 जूल्स पर कूलम, एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी जरूरत पड़ती है। और हमने देखा पीछे ये कि 1 आर इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। तो इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल्स पर केजी में ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द वैल्यू इज 87.7 इंटू 10 की पावर -4 जूल पर केजी। इसको और आगे उसको हम सॉल्व करेंगे। 1 जूल पर केजी हमें मालूम है 1 ग्रे होता है, तो 1 आर इज इक्वल टू इसको करेंगे 8.77 मिली ग्रे हो गया। ये जो वैल्यू है इसको हम 10 की पावर -3 करें, -1 यहाँ करें तो 8.77 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब है मिली में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने मिली में कन्वर्ट कर दिया। एंड 1 आर इज इक्वल टू, इसको अगर हम CGS पद्धति में लाएं ग्राम के अंदर और एनर्जी को अर्ग्स के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो 87.7 अर्ग्स पर ग्राम होती है ये। इसको राउंड ऑफ में हमने 100 अर्ग्स पर ग्राम कर दिया, एंड दिस 100 अर्ग्स पर ग्राम इन CGS, 1 आर की वैल्यू इन CGS इज 100 अर्ग्स पर ग्राम। अब हमने पहले पढ़ा कर्मा, फिर हमने पढ़ा एक्सपोजर। अब हम जब एक्सपोजर होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। अब वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो बॉडी के अंदर या मीडियम के अंदर वो एनर्जी डिपॉजिट होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड, ये इसकी डेफिनेशन है, द एब्जॉर्ब डोज इज द कोशेंट ऑफ E एवरेज बाय DM। DM is a small mass. E bar is the mean energy imparted by ionizing radiation to the matter of mass DM, small mass जो है। तो डोज जो है इसको अगर हम सरल भाषा में करें, डोज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन यूनिट मास ऑफ द मीडियम, दैट इज कॉल्ड absorbed dose. Now the effect of radiation depends on the energy transferred to the medium, that is karma, and then after that energy absorbed in the medium. इन दोनों पे वो डिपेंड करती है। एंड absorbed dose
is defined as the amount of energy absorbed per unit mass. ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है ऑफ द मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा यूनिट जो है इसकी जो डोज की होती है 1 ग्रे ही होती है, 1 जूल पर केजी. एंड जो ओल्ड यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, दैट इज 1 रेड, दैट इज 100 अर्क्स पर ग्राम. CGS में ये होती है. एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स. ये जो वैल्यूज हैं और जो डेफिनेशंस हैं ये हमारी यूज आती हैं. अब एब्जॉर्ब डोज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. इट मे बी डिफाइंड इन एनी मटेरियल, not necessary air or not necessary a particular material. It is defined for indirectly ionizing radiations, photons and neutrons के लिए, and also directly ionizing radiations. तो जो डोज है, अल्टीमेटली एनर्जी डिपॉजिटेड इन द बॉडी, वेदर इट इज बाय इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशन और डायरेक्टली आयोनाइजिंग डोज है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ये फिगर है. अब आप देखिए इसके अंदर सभी कर्मा और डोज रिप्रेजेंट किया गया. अब के कोलिजन कर्मा जो है, जब अब अगर हम ये माने कि ये जो सरफेस है ये वाली, ये किसी मीडियम की सरफेस है और रेडिएशन अब इसके ऊपर आया, तो फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हुई. जो रेडिएशन आए उसने अपनी एनर्जी ये ट्रांसफर की. तो ये डॉटेड लाइन है, दिस इज एनर्जी. डेप्थ के साथ ये एनर्जी ट्रांसफर घटते जा रहा है. ये डेप्थ है ये वाली. तो जो आप डेप्थ पे जा रहे हो, ये एनर्जी डॉटेड लाइन जो है, इट इज एनर्जी ट्रांसफर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, बट डोज जो है एट दिस पॉइंट इज 0. एनर्जी ट्रांसफर इज वेरी हाई बट डोज इज 0. जो यहाँ आयोनाइजिंग पार्टिकल आगे बढ़ते हैं वो डोज डिपॉजिट करते जाते हैं और डोज धीरे 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 बढ़ती जाती है डेप्थ के साथ. ये एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे कर्मा और डोज, ये ब्रॉड शोल्डर जो है यहाँ पे, तो डोज इज मैक्सिमम एंड कर्मा इज ऑल्सो मीटिंग एट दिस पॉइंट वेयर बीटा इज इक्वल टू 1. बीटा इज ए रेशियो एंड इन दिस रीजन बिफोर दिस बीटा इज लेस देन 1. दिस इज कॉल्ड बिल्डअप रीजन, क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप होके यहाँ पे पीक डोज आई है. यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ बीटा इज मोर देन 1. There is no equilibrium in this region. There is no equilibrium in this region. Only equilibrium is this point. This is a equilibrium point. इसलिए at very high dose, high energy particles जो होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी के एक्स फोटोन्स होते हैं, ये जो शोल्डर्स रीजन है ये बहुत डेप्थ के अंदर शिफ्ट हो जाता है. तो इतनी ज़्यादा डेप्थ एयर के अंदर, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो और कर्मा जो एक्सपोजर जो है वो एयर के लिए होता है, इतनी बड़ी डेप्थ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. इसी में ये है, इसी पॉइंट्स को ये रिलेट किया गया है. कोलिजन कर्मा इज नॉट इक्वल टू 1 in this region and in this region, and only at this region it is dose is equal to कर्मा. तो देखिए इन तीनों रीजन को दिया है. बिल्डअप रीजन में बीटा इज इक्वल टू 1, बिल्डअप रीजन के आगे बीटा इज मोर देन 1 एंड एट द डेप्थ जेड इज इक्वल टू जेड मैक्सिमम. ट्रू चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट बीटा इज इक्वल टू 1. ये वाला जो पॉइंट है, सो एट दिस पॉइंट देयर इज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ के ऊपर है. इन दोनों का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू बीटा. कर्मा और डोज का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू बीटा. थैंक यू वेरी मच. मैं समझता हूँ कि जो आज हमने रेडिएशन से रिलेटेड क्वांटिटीज़ को पढ़ा है, क्योंकि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, कितने होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरह से उसको डिफ़ाइन किया गया है अलग अलग क्वांटिटीज़ को. उसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे. आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा. बहुत बेसिक रेडिएशन के बारे में जानकारी है, पर इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है रेडियो बायोलॉजी पढ़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल लिसनर्स. आई होप अगर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू.